हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही वेल नोन रेनाउंड पर्सन एडवोकेट नम्रता मैम के साथ हैं, जो कि चाइल्ड राइट्स और वुमेन्स एक्सपर्टाइज हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 9 लाख रीच कवर करी है अभी विद इन 8 to 9 ईयर्स के अंदर, कि वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से उनको ट्रेन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम 1090 जो यूपी की हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ भी बहुत उन्होंने अपना योगदान दिया है। कहना मैम के लिए बहुत कमी है, आप ऑलरेडी समझ जाएंगे आगे के पॉडकास्ट के जरिए। तो थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और दीपक कि आपने मुझे इनवाइट करा अपने इस पे पॉडकास्ट पे, एंड आई वुड बी ऑफ यूज टू द व्यूअर्स। मैम इट इज़ आवर प्रिविलेज कि हमें मौका मिला आपसे बात करने का। थैंक यू मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप एक कॉर्पोरेट लॉयर थी, तो कॉर्पोरेट की जर्नी और ये चाइल्ड राइट्स में और वुमेन सेफ्टी में आना एकदम से कैसा ये हुआ? हाँ, तो मतलब ये कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, मोस्टली सब लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इन मुंबई एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग इन मुंबई हाई कोर्ट। लेकिन उसके बाद वी शिफ्टेड बेस टू आगरा इन यूपी, जहाँ मतलब हमारी फैमिली की, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, उनकी रूट्स है, 7 जनरेशन वो लोग यहीं रहते थे। तो वी केम हियर, और यहाँ पे जब मैं आई तो मतलब मुझको ये लगा कि लोग बहुत ही ब्लिसफुली अनअवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, और लोग यही समझते हैं कि यूपी इज़ द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड सिटी और यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। बातें सब बनाते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं कुछ उसको, और हम हमेशा सरकार के ऊपर सब कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। उस दौरान निर्भया गैंगरेप केस हुआ था इंडिया में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही शर्मनाक था, और उसने मुझको भी अंदर से झकझोर दिया। एंड देन आई थॉट कि सिर्फ कैंडल मार्च करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें कुछ करना है, और सरकार के ऊपर उंगली उठाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि विमेन हैं और जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड प्रोटेक्शन की, वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, वो हम सब की है। और यहीं से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, और मैंने आई एम इन फैक्ट द फर्स्ट पर्सन इन आगरा टू हैव रेज्ड अवेयरनेस ऑन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज। एंड जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही है मेरी, दीपक। तो स्टार्ट मैंने किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, और हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, इन लॉज ने सपोर्ट किया, और बस जैसे जैसे रास्ते खुलते रहे, मौके मिलते रहे, वैसे वैसे मैं फ्लूइड की तरह फ्लो कर रही हूँ। एंड इंशाल्लाह जितना मैं इम्पैक्ट कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। एंड आई एम रियली पैशनेट टू इम्पार्ट लीगल लिटरेसी in India, and my passion is to protect children and to safeguard the interest of women and LGBTQI plus community. मैम जब आपने ये किया है, मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों को पॉक्सो एक्ट के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए कि ये है क्या और किस वजह से लागू होता है। देखिए, पॉक्सो का मतलब हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 में इन्फोर्स हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है भारत में, और बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही अच्छी वेल ड्राफ्टेड कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक डेंजरस लॉ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पनिशमेंट्स के साथ साथ जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स है, और इसमें डेथ पेनल्टी तक के भी प्रावधान है। तो पॉक्सो क्यों आया भारत में? तो आप सबको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, 480 मिलियन चिल्ड्रन आर बीइंग रेज्ड इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है रेज हो रहे हैं, और ये आम सी बात है, अगर बच्चे रेज हो रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर क्राइम भी होएगा। और हमारी कंट्री जो है इन फेमस थोड़ी सी है कि बच्चों के साथ क्राइम बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहा है। अब उस क्राइम को आप लोग अगर आकलन करेंगे, तो उसमें एक सेक्शुअल अब्यूज़ एक ऐसा सीक्रेट क्राइम है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अभी आया है, ठीक है, 2000 के बाद मिलेनियम के किड्स के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हीं के साथ आया था। चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ बहुत ही पुराना क्राइम है, जो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में भी होता था, हम लोगों के टाइम में भी होता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसको एड्रेस कैसे करना है। क्यों? जब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो कभी कोई हमको, जब हम बड़े हो रहे होते थे, तो कोई इनअप्रोप्रिएटली टच कर लेता था, और हमें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है।
राइट। ठीक है, तो ये पॉक्सो इसलिए एक स्पेशल कानून है क्योंकि पहली बार एक तो ये जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ये सिर्फ बच्चियों को सेफगार्ड नहीं करता, 18 साल से कम उम्र की बच्ची और बच्चे, मतलब पहला ऐसा कानून जिसमें बच्चों को भी बच्चे बच्ची का फर्क नहीं करके जेंडर न्यूट्रल एक लॉ हमारा बना है और वो पॉक्सो अधिनियम है। तो कुछ हमारे आईपीसी जो जहाँ पे हमारे सारे क्राइम्स होते हैं उनके पनिशमेंट्स डिफाइन होती है, इंडियन पेनल कोड वो भी अब चेंज हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता बन जाएगा। तो उसमें भी कुछ लॉज, कुछ सेक्शंस थे जो कि लिमिटेशंस थी। वहाँ पे सिर्फ एक रेप का प्रावधान होता था, या फिर किसी को आपने गलत तरीके से टच कर लिया तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन था, वो भी बॉयज के लिए, मेन के लिए तो था ही नहीं। और इसलिए जो अगर कुछ बच्चियों के साथ गलत हो जाता था, बलात्कार की सिचुएशन हो जाती थी, तो आईपीसी में उनको केसेस फाइट कर दिए जाते थे, लेकिन बॉयज के साथ तो ये भी नहीं होता था। और ऐसे ही काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। हमारे जजेस के लिए भी ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी कि बच्चे को उसके खुद के बायोलॉजिकल फादर ने सेक्सुअली वायलेट किया, लेकिन वो सिर्फ उसको फॉन्डल करते थे, उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करते थे या मास्टरबेट कर देते थे उसके ऊपर। और जो लॉयर्स होते थे, डिफेंस लॉयर्स होते थे, वो ये बोलते थे कि आईपीसी में तो ऐसे कुछ कृत्य की कोई परिभाषा ही नहीं है और पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, रेप इज पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ऑर्गन को ऑर्गन में, तो ये रेप की उसमें नहीं आता, परिभाषा में ही नहीं आता। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस में जहाँ बच्चे की माँ भी बोल रही है कि ऐसा फादर ने किया है, उसने देखा है, वो खुद की विटनेस है, और वो केसेस में फादर एक्विट हो गए, या कोई और पर्सन जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, उसी में रक्षक की मक्षक बन गया। हाँ। ठीक है, तो इंसेस्ट एक होता है जहाँ पे हमारे ब्लड रिलेशन ही हमारे साथ कुछ सेक्सुअल क्राइम करते हैं। तो इंसेस्ट वाले जो केसेस जो थे वो ऐसे इतने सारे हो रहे थे भारत में, और अगर वो केसेस बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर का घर में ही छुप गया और मुंह बंद कर दिया गया, इसीलिए मैंने कहा कि ये सीक्रेट क्राइम है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या तो मतलब पेरेंट्स यही बोलते थे कि बेटा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ये तो घर का ट्रेंड है और ये करना पड़ेगा। हम अगर हम पापा के खिलाफ या दादा के खिलाफ या चाचा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। मेरे पास भी एक ऐसा ही केस आया था, हाँ। सॉरी टू इंटरप्रेट, बट उसमें यही हुआ बीच में कि एक फीमेल थी जिसको, आई एम ओपन टू से दैट हेयर, कि उनके फादर ही उसको परेशान कर रहे थे, और वो बच्ची इतनी परेशान थी कि अगर वो बाहर बोलती है तो घर की बदनामी होती है, मम्मा को घर में बोलती है तुम और कोई भरोसा भरोसा ही नहीं करते। इवन उसका भाई करता था कभी कभी, अब वो भाई की बोले तो कौन भरोसा करेगा कि ये तो पवित्र रिश्ता होता है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये ऐसे कैसे बोल, और अगर बाहर बोल रही है तो घर की बेइज्जती प्लस उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, हो सकता है उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो ऐसे ऐसे केसेस आते थे, बड़ा टैकल करना हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही चैलेंजिंग सिचुएशन थी जो हमारे जजेस फेस कर रहे थे, पार्टीज फेस कर रही थी, बच्चे फेस कर रहे थे, और कानून इतना पर्याप्त था नहीं आईपीसी का उस समय कि कुछ हम कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो इसके विक्टिम रहे हैं, और फिर अगर ट्रॉमा हो जाता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी इफेक्ट्स होते हैं, और आगे जाके आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में दिक्कत होती है। तो ये सिचुएशन है इंसेस्ट के, जो घर घर में ही केसेस हो रहे थे, जो कि कोई विश्वास नहीं करेगा, और ऐसे केसेस हो रहे थे जिसमें बच्चे अपने अब्यूसर को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन उनके अगेंस्ट वो खुल के बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तो इन सब के अभाव की वजह से हमको ये कानून बनाना पड़ा। बस इंडिया ने एक कन्वेंशन साइन करी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये एक ऐसी यूएन की कन्वेंशन है जो कि दुनिया भर में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीज ने इसे साइन करा है, और वो यूएनसीआरसी है। तो भारत ने इसे जो है बहुत जल्दी साइन कर दिया था, 1992 या 94 में इसको रेटिफाई करा होगा, लेकिन कानून बनने में इसी के सिंक में ये कानून बना है पॉक्सो, वो बिल्कुल इसी के आधार पर बना है कि ये जो पॉक्सो अधिनियम है ये चाइल्ड फ्रेंडली होगा और बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्लस अगर कोई इसका जैसे शिकार भी हो जाता है तो क्या राइट पाते हैं जहाँ वो कंप्लेन करे और उसका रेजोल्यूशन एक्यूरेट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये अधिनियम बन गया
मतलब सबसे अच्छे फीचर ये है कि एक तो ये चाइल्ड फ्रेंडली है, इसमें एक स्पेशल कोड बनेंगे जो कि सिर्फ, और स्पेशल पुलिस की भी एक इकाई है जो कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट इसे कहते हैं, जहाँ पे वो सेंसिटाइज होते हैं कि बच्चा आएगा तो बच्चे के साथ किस तरह से बात करनी है। बच्चे और क्रिमिनल में फ़र्क होता है, बच्चे और अडल्ट में फ़र्क होता है, और बच्चे को जज ना किया जाए। अगर बच्चा आ रहा है जिस भाषा में वो समझ के अपनी समझ से बोल पा रहा है, उसी को ही वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना कंपलसरी है पुलिस के लिए। पुलिस मना नहीं कर सकती एफआईआर फाइल करने में, ये स्पेशल है इस चीज़ की। अगर पुलिस ने मना करा तो पुलिस को भी एफआईआर ना दर्ज कराने के ऊपर उसको पनिशमेंट मिलती है। और अगर हमारे आसपास में कहीं ये हो रहा है, या सपोज हमारे घर में हुआ, या स्कूल में है, हमारे स्कूल में अगर किसी बच्चे ने ऐसा करा, ये कोई नहीं वो संस्थान जहाँ पे बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जा रहे हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, या कहीं पे आफ्टर स्कूल रेमेडियल क्लासेस लेने जा रहे हैं, और अगर उन सब जगह पे अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो फिर जो है बच्चे को तो रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। Right. जो उस संस्थान के ओनर हैं या जो जिम्मेदार पर्सन है, अडल्ट है, उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये रिपोर्टिंग पे ये जानना चाहूँगा। अब मैंने बहुत से केसेस ऐसा देखा गया है कि लोग सहन कर जाते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि रिपोर्टिंग कितना मैंडेटरी है। देखिए, रिपोर्टिंग इसमें पॉक्सो अधिनियम में रिपोर्टिंग 100% मैंडेटरी है, और किसी को भी अगर ये शंका भी हो रही है कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है और उसने देख लिया है कि उसके साथ गलत हो रहा है, और अगर उसने रिपोर्ट नहीं करा तो नॉन रिपोर्टिंग के लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि जहाँ पे कि टीचर्स और प्रिंसिपल सर्स और जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं किसी स्कूल के, और वहाँ पे जो है बच्चे और उनकी एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होता है, उसको अगर उन्होंने ब्रेक करा है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा है, मैटर को मतलब वहीं पे निपटारा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 1 साल तक की सज़ा होती है। तो पॉक्सो में इनफैक्ट पॉक्सो में क्या मतलब महिलाओं से रिलेटेड भी जो लॉज हैं, और मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लोबल स्तर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो हो जाता है कि क्यों इतनी परसेंटेज महिला और बच्चे जो हैं उनके साथ क्राइम हो रहा है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो जेन्युइनली जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो एक ऐसे अब्यूज साइकिल में दीपक फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते हैं। बहुत बार बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि जो उनके साथ इस तरह से बिहेव हो रहा है वो अब्यूज की कैटेगरी में आता है, और वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते। राइट। तो एक हमारे जो लॉ मेकर्स थे इंडिया में, उन्होंने इसको कंपल्सरी कर दिया है। अब हर उस नागरिक, हर उस अडल्ट की जिम्मेदारी है, अगर उसे थोड़ा सा भी भ्रम है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, या उसने बच्चे के साथ गलत होते हुए देखा है, उसको नॉलेज है, तो उसको रिपोर्ट करना। थैंक यू मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताया रिपोर्टिंग फीचर्स एंड ऑल। मैम, पॉक्सो के कुछ फीचर्स में आपने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी भी बताया है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, मतलब मोस्टली जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या होता है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कि आप जब तक निर्दोष है, जब तक कि आप प्रूव नहीं हो जाते हैं, मतलब एविडेंस से प्रूव नहीं हो जाता कि आपने कुछ गुनाह करा है, तब तक आपको निर्दोष माना जाता है। और सारे जो मर्डर से, रेप से लेके जितने भी हमारे क्राइम हैं आईपीसी में, और अब जो बीएनएस नया एक्ट आने वाला है और इम्प्लीमेंट होएगा वो जुलाई में, सब में यही चीज़ है कि निर्दोष टिल द टाइम यू आर प्रूवन गिल्टी। पॉक्सो में इसका उल्टा प्रावधान है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी। मतलब अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट पॉक्सो का एलिगेशन लगता है या एक एफआईआर दर्ज होती है अंडर एनी सेक्शन ऑफ पॉक्सो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा, कानून की नज़रों में गिल्टी माना जाएगा, पुलिस भी उसको गिल्टी मानेगी, आइए उसे गिल्टी मानेगा। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अडल्ट की है, उस अब्यूसर की है, उस परपेट्रेटर की है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, उससे प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है, बच्चे को नहीं प्रूव करना है। ये तो मैम नया सो चाइल्ड फ्रेंडली, और ये चीज़ नहीं पता है लोगों को बहुत ज़्यादा। और तो ये मुझे सबसे अच्छा इसका फीचर लगा। इन कैमरा ट्रायल भी एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें कि कोई भी पब्लिक का पर्सन नहीं आ सकता जब बच्चे का
स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ये जब पॉक्सो का ट्रायल चल रहा है, और हम कोशिश यही करते हैं लॉ मेकर्स की रीविक्टिमाइज वो बच्चा बार बार नहीं हो, उसको बार बार अपना पूरा ऑर्डील दोहराना ना पड़े जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, इसलिए उसकी ऑडियोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होती है ताकि वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो बच्चे के हो गया। उसके बाद ट्रायल होएगी, उसमें बच्चा नहीं आएगा तो चलेगा, उसके सब पूरे बयान और सब कुछ उसमें ऑडियोग्राफी और वीडियोग्राफी में, ऑडियो और वीडियो में है ही। तो बहुत ही हाँ, ये बहुत चाइल्ड फ्रेंडली है। इसी से जुड़ता हुआ मैम सवाल है कि आपने यूपी पुलिस में बहुत योगदान दिया है एज एन काउंसलर इन 1090। ये शायद 1090 अखिलेश यादव जो कि सीएम थे उन्होंने स्टार्ट करा था। स्टार्ट उन्होंने किया था, लेकिन हम लोग जब इसमें सम्मिलित हुए हैं, जब इसमें आए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया था अखिलेश यादव जी ने। और कोविड के समय में जब हम लॉकडाउन हो रहा था, सब लोग अपने घरों में ही बंद थे, तब भी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हैं। और ये सिर्फ यूपी क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लोबल लेवल की बात कर रही हूँ कि ग्लोबल लेवल पर भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ घर के अंदर हो रही थी, चार दीवारी के अंदर। लॉकडाउन में हम जो है मनुष्य को एक रियल पिक्चर दिखा दी कि सबसे ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रन जो वल्नरेबल होते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत कहाँ होता है। बाहर स्ट्रीट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना घर में होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर हमें कुछ भी अच्छा काम करना है तो घर से शुरुआत करें, चैरिटी बिगिन से। तो उसका इन सब कोटेशंस का मीनिंग और इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। राइट। तो कोविड के समय में हम लोगों को यूनिसेफ के साथ और यूपी पुलिस के साथ जोड़ा गया 1090 में, जहाँ पे आपकी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी उत्तर प्रदेश की। तो वहाँ से एक्सपर्ट्स को काउंसलर्स बनाया गया, हम लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई है। और हम लोग लॉकडाउन के बाद हमको फिजिकली लखनऊ में बुलाया गया, उनके 1090 सेक्टर में जी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया, ट्रेन किया गया। सस्टेनेबल हमारी प्रैक्टिस कैसे अच्छी रहेगी एज अ काउंसलर, वो भी हमें ट्रेनिंग करी गई। और हमने इसमें बहुत सारे जो केसेस आते हैं जिसमें डिस्ट्रेस महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, मदर्स होती हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो डिस्ट्रेस होती हैं और वो पुलिस में नहीं जाना चाहती हैं, तो प्री FIR स्टेज में हम लोग जाके उनके ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं फ़ोन के द्वारा, और कोशिश यही करते हैं उनको समझते हैं, और जिससे उनको प्रॉब्लम है उनको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ जाते हैं, बहुत सारे केसेस में तो समझ जाते हैं, 60% 60 to 70% केसेस में समझ जाते हैं और मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे पार्टीज बहुत ज़्यादा उग्र और अग्रेसिव हो जाती है, देन ओवर देयर वी हैंड ओवर द मैटर्स टू द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन। मैम कोई ऐसा स्मॉल केस आप जो डिस्कस करना चाहते हैं ओपनली, नॉट अ नेम ऑफ एनी विक्टिम एंड ऑल, कि यार ये चीज़ बहुत ऐसी थी और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी मेरे साथ, हाँ। और उसको सॉल्व करने में बहुत मतलब मैन पावर और दिमाग की जो कहते हैं ना कि पूरा मतलब जान लग गई इसको सॉल्व करने में। देखिए, मतलब मैंने ये जो लीगल लिटरेसी स्टार्ट करती हूँ, मैं इस पे आती हूँ कि वाई आई एम सो मच एडमेंट ऑन इम्पार्टिंग लीगल नॉलेज, और मैं लीगल अवेयरनेस स्कूल्स में ही जाके क्यों कर रही हूँ। मैं घर घर में जाके सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है एक बच्चे के प्रोटेक्शन के, वो उसके पेरेंट्स हैं। तो मैं पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं स्कूल्स में क्यों गई हूँ। आज इंडिया में बहुत सारे रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मोर देन 600 वर्कशॉप्स कर चुकी हूँ मैं, और 9 लाख बच्चों को, जैसे दीपक ने बताया है, सेंसिटाइज कर चुकी हूँ। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे अपने वेक आवर्स घर के अलावा कहाँ ज़्यादा स्पेंड करते हैं, स्कूल में। तो स्कूल में एक बच्चा, अगर उसकी कुछ सिम्टम्स होंगे, रात में अगर बच्चा सोया नहीं है, बच्ची सोई नहीं है, या फिर वो जो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करता था, नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, गुमसुम है, मायूस है, उसके स्कोर्स बिल्कुल लो हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइंस हो जाते हैं अब्यूज़ के कि एक टीचर जो उसे ऑब्जर्व कर रही है या कर रहे हैं स्कूल में, और वो उसको चिन्हित करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें स्कूल ने आइडेंटिफाई करा था, हमने ट्रेनिंग दी थी, मैं बच्चों की एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ले रही थी, और वहाँ पे एक रेसिडेंशियल स्कूल था, ये एक बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। तो पहले तो हमने सब टीचर्स को सेंसिटाइज करा,
उनको पॉक्सो लॉ के बारे में और इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी वो बताया। उसके बाद जब बच्चों को कर रही थी तब मुझे एक टीचर ने बच्चों की 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों की जब उनकी क्लास हो रही थी तब मुझे एक टीचर ने बताया कि एक बच्ची है जो बहुत ही उग्र है, बहुत अग्रेसिव है, सबको सिर्फ गालियां दे के बात करती है और उस बच्ची के अंदर बहुत गुस्सा है और टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी से बता भी नहीं पा रही कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है। एंड शी हेट्स रिलेशनशिप्स और वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती और उसके रूममेट्स भी उससे परेशान है और स्कूल उसकी क्लासमेट्स भी उससे परेशान है और उसकी काउंसलिंग चल रही थी। अच्छा स्कूल था तो वहाँ पे काउंसलर थे तो उसकी काउंसलिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग हुई, हमने ट्रेनिंग करने के बाद वो लड़की जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे टीचर्स के पास वो वहाँ पे आई है और वो लड़की बहुत जोर से रोए। हम लोग मैं समझ गई थी that she is a victim, कुछ तो गलत हुआ है, फिर बच्चे कुछ बताना चाहिए। और उसने बोला कि मैम सिर्फ आपसे अकेले में बात करनी। ठीक है, टीचर्स को अलग करा और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक स्ट्रेंजर फिगर जो कि उनको लगता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जो उनके बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पर्सन थे जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करना चाहते थे, उन्होंने उनके ट्रस्ट को ब्रीच करा है। तो वो इस केस में वो बच्ची ने मेरे से कन्फाइड इन करा और बताया कि मेरे फादर ने मुझको 2 साल तक सेक्सुअली वायलेट किया है। मेरी ग्रैंड मदर भी घर में थी, ग्रैंड मदर भी कुछ बोलती थी तो वो उनको मानते थे और शराब पी के वो मुझे सेक्सुअली वायलेट कर देते और मेरी मम्मी जॉब से कहीं दूसरे शहर में, तो उस बच्ची को 2 साल स्कूल भी नहीं भेजा। तो अब सबको समझ में आ गया था कि उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों बना है, क्योंकि उसके फादर ही और बहुत अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे वो कार्यरत थे। आप देखिए कि इनकी जो कोऑर्डिनेटर थी जिन्होंने हमें अप्रोच करा था कि ट्रेनिंग कराइए, उनको लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हो अर्ली इंटरवेंशन करके कुछ करें। और ये जो मैं बताना चाहूँगी कि जो दुनिया भर में बेस्ट जहाँ पे कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यहाँ पे बहुत अच्छे चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है। वहाँ पे भी वो लोग एक चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो होता है अर्ली इंटरवेंशन। जितना जल्दी कोई थर्ड पर्सन या एक्सपर्ट आके बच्चे के दुख को बांट लेगा, समझेगा और उसकी काउंसलिंग करेगा, उतनी जल्दी बच्चे की हीलिंग होगी और बच्चे को एक वॉइस मिलेगी और बच्चा दुनिया को नफरत से नहीं देखेगा और वो हील होएगा। और जिसने उस वक्त गलत किया है उसको ऑब्वियसली फिर तो लॉ और सारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज आई जाती है, वो तो अपने आप एक्शन ले ही लेंगे। तो उसमें मतलब मैं उन स्कूल जो रेसिडेंशियल स्कूल है, आई सैल्यूट दैट स्कूल कि उन्होंने अपने ऊपर ये लेके उन्होंने ऐसे ट्रेनिंग्स करवाई, ना खुद वो लोग सशक्त हुए बट उन्होंने बच्चों को भी एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कराई। जैसे मैं अगर 10 ट्रेनिंग्स करती हूँ उसमें से कम 5 या 6 ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जिसमें बच्चे आफ्टर दैट ट्रेनिंग बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में गलत होएगा, स्कूल की रेपुटेशन डाउन होएगी, उनके साथ घर में हो रहा है। एक बच्ची थी जो अपने रिलेटिव्स के घर में गई थी, वहाँ उसके कजिन ने उसके साथ कुछ गलत करा और जब उसे पता चला कि अच्छा ये गलत है, सोते समय उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट टच करा, तब उसे पता चला कि ये तो पॉक्सो में आता है और उसने ये चीज़ बताई। फिर हमने पेरेंट्स को बुलवाया और पेरेंट्स को बात बताई, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता खराब करना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि बच्चे सिर्फ स्टोरीज बना रहे हैं। तो चिल्ड्रन जनरली डू नॉट टेल स्टोरीज एंड फेक स्टोरीज अबाउट दीज थिंग्स। एंड इसीलिए ये कानून चाइल्ड फ्रेंडली है कि बच्चा जो बोल रहा है, जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, उसको उसी तरह वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और वी बिलीव इन चिल्ड्रन। तो मैम इसमें आप एक स्टेटमेंट में अगर पेरेंट्स के लिए बोलना चाहें, बिकॉज आपने जैसा भी बताया कि पेरेंट्स इस चीज़ को अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ को छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं, तो वो कितना मैंडेटरी? देखिए, बच्चे हमारा भविष्य हैं, दे आर द प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड। बहुत मुश्किल से आजकल एक तो बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे मतलब पहले जैसा टाइम नहीं रहा है जहाँ पे एक फैमिली में 5, 6, 8 बच्चे होते थे। मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स की भी काउंसलिंग की जा सकती है, उनको भी समझाया जा सकता है। मैं जो अब्यूजर्स हैं उनको भी मैं गलत नजरों से नहीं देखती हूँ। आई हैड गॉन टू डिस्ट्रिक्ट जेल्स और वहाँ पे मैं बात करती हूँ उन अब्यूजर्स से, तो बहुत बार दीपक मुझे ऐसा पता चला है, जब हम लोग अंदर तक जाते हैं ना तो पता चलता है कि उनके साथ भी चाइल्डहुड में कुछ गलत हुआ था एंड देयर वाज नोबडी टू हेल्प देम, और वो बिल्कुल उनकी डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी बन गई है। सबको
अब्यूज जो है अलग ही तरीके से वो लोग प्रोसेस करते हैं, और कोई अब्यूसर बन जाता है, और कोई ऐसा बन जाता है कि वो विक्टिम बार बार बनता है, और कोई ऐसा बन जाता है कि मुझे आवाज़ उठानी है, और ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ नहीं हो। तो ये सब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। और लोग अगर क्राइम करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्रिमिनल से नफरत मत करिए, क्राइम से नफरत करिए। और ये अप्रोच आप रखिए कि कोई कुछ ऐसा कर रहा है, वो उसकी ऑब्वियसली उसकी बुद्धि बहुत ही विकृत है कि वो जो पीडोफाइल्स होते हैं, पीडोफाइल्स कहते हैं इनको, Okay. जो कि बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, तो जो पीडोफाइल्स हैं इनकी विकृत बुद्धि है। तो ये मतलब, लेकिन तब भी आपको उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उनकी वो विकृत जो बुद्धि है उसका इलाज होना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं अच्छे, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, और उनका चाइल्डहुड बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमा है वो फिर हमेशा बना रहता है। मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप लोग घबराइए मत, और कानून हमारे बहुत अच्छे हैं और बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे पेरेंट्स खराब हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हम 24 घंटे एज पेरेंट्स फॉर 24 आवर्स वी कांट स्टे विद अवर चिल्ड्रन। हमको उनको उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी जंग, उनकी वॉर लड़ने के लिए, उनको सामना करने के लिए उनको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेला छोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे नॉलेज से, उनको अपनी बॉडी बाउंड्रीज पता होंगी, उनको अपने राइट्स पता होंगे, उनको अपने राइट्स पता होने के साथ साथ ड्यूटीज भी पता होंगी, तब मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा कॉन्फिडेंट डेफिनेटली होएगा, और उसके साथ कुछ गलत होएगा तो वो आवाज़ नहीं उठाएगा, वो डेफिनेटली उठाएगा। That emotional support is must. Emotional support, that we believe in you and we trust you, and you go ahead, you fight your battles, we are there with you. With you, you're right. So that will matter a lot. And that actually is one thing that gives us hope that yes, despite of the fact कि दुनिया में बहुत खून खराबा है, बहुत क्राइम है, लेकिन प्यार भी है, पीस भी है, होप भी है ना, और कॉन्फिडेंस भी है दैट हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। वो सब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मैम, इसमें एक सीरियस क्वेश्चन है, वो ये कि आजकल बच्चे ही आपस में ये हरकतें कर रहे हैं, थोड़ा सा एज गैप है या सेम एज के बच्चे, तो ये भी पॉक्सो के अंदर आता है या इसमें क्या मतलब सिचुएशन है? हाँ, देखिए ये एक मतलब सही में एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई कि ये कानून बना है बच्चों को संरक्षित करने के लिए, तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है, और कहीं पे बच्चे ही दूसरे बच्चों को अगर सेक्सुअली वायलेट कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में या इस लॉ में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो वो इस लॉ में, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ करता है तो उसको उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लग जाती है। ओके, ठीक है, तो वो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो जाएगा, और उसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लगेगी, और उसके प्रावधान चलेंगे। जो उसकी ट्रायल होएगी वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर होएगी, और जो स्पेशल कोर्ट पॉक्सो का है वहाँ नहीं होएगी। और आजकल बच्चों के पास सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो यू नो एट द क्लिक ऑफ अ बटन या सिर्फ टैप करने से ही उनको इतने सारी नॉलेज मिल जाती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो हो ही रही है। और जब बच्चे क्यूरियस होते हैं, चिल्ड्रन आर बॉर्न क्यूरियस, दे वांट टू एक्सप्लोर सो मच इन लाइफ, ठीक है, तो जब वो बड़े हो रहे हैं, इवन दे वांट टू एक्सप्लोर देयर ओन बॉडीज, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल कि उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस होंगी। लेकिन आप ये देखिए कि उन बच्चों को किसी ने सेंसिटाइज नहीं करा, किसी ने ट्रेन नहीं करा कि ये जो आप कर रहे हैं इज नॉट एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ सीरियस क्राइम अंडर एन एक्ट जिसके पनिशमेंट्स बहुत सिवियर हैं। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो मुझे लगता है दीपक, वो यही है कि लॉ बन रहे हैं, लॉ इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स भी बन रहे हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को कंपल्सरीली एज अप्रोप्रिएट सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग ऑन बॉडी बाउंड्रीज, ऑन देयर सेफ्टीज, ऑन देयर पर्सनल सेफ्टी ज़रूर दें। तो इन सब टॉपिक्स में हम बच्चों को बहुत ही सटल वे में उनको समझाते हैं, डिफरेंसेस बताते हैं, और इस तरह के फिर केसेस नहीं हो अगर वो बच्चे सब अवेयर होंगे तो। मैम इसी से जुड़ता हुआ यही एक सीरियस सवाल है
कि आजकल देखा जा रहा है बहुत झूठे केसेस आ रहे हैं, ये मतलब बहुत सीरियस टॉपिक है। तो ऐसे केस को मैम आपने मतलब आई होप कि आपके पास ऐसे एक आए होंगे ज़रूर, तो कैसे हैंडलिंग होती है और इसमें मतलब कैसी सिचुएशन में, क्योंकि मैंने एक दो केसेस ऐसे सुने कि मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लगते जन रियल है और जो रियल केस है वो नीचे दब जाते हैं और झूठे केसेस हैं वो ऊपर जाके उनको कंपनसेशन भी मिल जाता है। कि जहाँ पे भी लॉ बनता है वहाँ पे उसके लूप होल्स होते हैं और उसको जो है ब्रेक किया जाता है। तो लॉ के लूप होल्स हर कोई देखता है और हम लोग लॉ तो जेन्युइन इंटरेस्ट से और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के भले के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं, बट देयर आर पीपल हु विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। और जो जेन्युइन लोग हैं उनसे ज़्यादा जो क्लेवर लोग हैं, कमिंग लोग हैं, वो आके फिर लॉ का मिसयूज़ करते हैं। तो हर लॉ जो बनता है उसका मिसयूज़ होता है और ऐसा ही पॉक्सो में भी होता था। पहले मैं सिर्फ बच्चों को लीगली रिप्रेजेंट करती थी कोर्ट में, अब मैंने प्रिंसिपल्स या फिर स्कूल के एजुकेटर्स हो गए, अगर वो फॉल्सली इम्प्लीकेट हो रहे हैं तो मैंने उनको भी लीगली रिप्रेजेंट किया है और कर रही हूँ। देखा गया है कई ऐसा मेरे पास ऐसे केस आया था, स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि पॉक्सो में रिपोर्टिंग तभी हो पाएगी संभव जब हम बच्चे की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो एक ये भी एक नया मतलब एक अच्छा ही फीचर है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। इनफैक्ट जो मीडिया वाले हैं उनको भी बच्चे का नाम और बच्चे के माता पिता का नाम, वो किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो सब कुछ नहीं बताना होता। कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन, तभी हम लोग चाइल्ड फ्रेंडली है ना, तभी बच्चे मोर एंड मोर चिल्ड्रन विल कम एंड स्पीक। तो इस केस में उस टीचर को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था जिसके फादर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके इस टीचर ने इसको बैड टच किया है, इसके साथ अनसेफ टच किया, इनअप्रोप्रिएटली टच करा है क्लास में जब कोई भी नहीं थे, छुट्टी हो रही थी क्लास की और सब बच्चे क्लास से चले गए, तो इसको स्पेसिफिकली बुला के ऐसा करा क्योंकि इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। तो इसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा था, एलिगेशन लगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सच्चे हैं या हम इनोसेंट हैं वो उन टीचर के ऊपर आएगी। तो फिर यहाँ पे अगर स्कूल के रिकॉर्ड्स हमने देखे, उनके सीसीटीवी कैमरा हमने देखे, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं जाती हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास तो होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो उन सब स्कूल्स को मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही के भले के लिए है कि अगर आपके यहाँ पे सीसीटीवी लग रहे हैं तो वो एटलीस्ट फंक्शनल तो होंगे, क्योंकि अगर आपको कभी भी देखिए हादसा कभी भी हो सकता है, वो बता के नहीं आता, अनहोनी बता के नहीं आता। बिल्कुल। तो अगर कभी आपको अपनी ही बेगुनाही साबित करनी पड़ी तो आप कैसे साबित करें? तो इसमें वो इस केस में वो बहुत कारगर हो गई और हमें सीसीटीवी फुटेज मिली, उनके स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम था, उसके लॉग्स हमने चेक करे तो जो हमें कंप्लेंट में लिखाया था बच्चे के फादर ने और वो उसमें स्टेटमेंट कोरोबोरेट नहीं हुआ, उसमें गैप आया, तो हमको फिर पता चल गया था कि फिर वो झूठ बोल रहे हैं और फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रहे हैं। और फॉल्सली इम्प्लीकेट अगर करते हैं तो भी बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके फादर ने या मदर ने जिसने भी कंप्लेन करी है फिर उनके अगेंस्ट भी एक्शन होता है। ये तो बहुत अच्छा है मैम। रिपोर्टिंग करिए, नहीं रिपोर्ट करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होएगा। अगर अटेम्प्ट करा है, करने की कोशिश कर रही है तो भी आधी पनिशमेंट, आधी सजा मिलती है। अगर किसी ने भड़काया है तो भी ऑफेंस है, और अगर आपने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है किसी को, क्योंकि उस पर्सन की तो रेपुटेशन गई, उस पर्सन की तो नौकरी तुरंत जाएगी ना, है ना, तो रेपुटेशन तो गई उसकी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोच समझ के कानून है, कानून बहुत बड़े वेपन हैं, हमको न्याय दिलाने के लिए बनते हैं, हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बन रहे हैं ये स्पेसिफिक कानून। लेकिन इसका जो है यूज़ और यूटिलाइजेशन जो आपको करना है बहुत ही माइंडफुली, बहुत ही सोच समझ के करना है। एट लास्ट मैं बस यही जानना चाहूँगा कि वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड राइट्स पे एज एन इंडिविजुअल हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए और सोसाइटी को क्या मैसेज आना चाहिए कि नहीं हम सबको इस चीज़ का मैंडेटरी ध्यान रखें, सो ये चीज़ ज़्यादा गलत तरीके से ना फैले और हम एक क्राइम को कहीं हद तक रोक सकें। देखिए मैं सबको मतलब बिल्कुल किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बोल रही, वुमेन के साथ मेन भी आ जाते हैं। मैं एक फैमिली लॉयर हूँ, फैमिली लॉ प्रैक्टिस करती हूँ, डिवोर्स दिलाती हूँ लोगों को, तो उसमें मेरे पास जितने मेरे पास वुमेन आती है उतने मेरे पास मेन भी आते हैं, मैरिड मैन भी आते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबको एक नज़र से आप देखिए,
एंगर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत उत्तेजित अगर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ अपशब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं और हमें नहीं पता हम उसका रेपरकशन क्या होगा। आज हर सेगमेंट के लोगों के अपने राइट्स हैं और अपने राइट्स का सबको पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी भी आपको निभानी चाहिए। वो भी पता होना चाहिए कि हमारे किसी भी कमेंट से, किसी भी रिमार्क से, किसी भी बिहेवियर से किसी दूसरे पर्सन को कभी भी दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। तो वो चीज़ को हमें ख्याल रखना चाहिए समाज में, और समाज प्रगतिशील है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो चेंज हो, औरतों को भी सेम दर्जा मिले जो कि पुरुषों को मिला है। पुरुष और महिलाएं सब बराबर है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है ये सारी चीज़ के लिए। होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और इन नेक्स्ट सीरीज़ में हम कुछ मैम के साथ आईपीएस की सेक्शंस और पर्टिकुलर एक डीप टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वुमेंस एंड चाइल्ड सेफ्टी एंड ऑल। थैंक यू मैम, एंड विल होप कि नेक्स्ट टाइम आप हमें मौका दें। थैंक यू। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स।